हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से बात की थी कि हम एक कोर्स वर्क कंडक्ट करना चाहते हैं थ्रू जीडीएम पार्क के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह वो अगस्त 10 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसके कंटेंट्स और इसके इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हम रिसर्च वर्क के कोर्स के हवाले से बात करेंगे तो उसमें हमारा मकसद ये होगा कि यानी कि इस कोर्स को, इन क्लासेस को या इन वीडियो लेक्चर्स को जब आप देखेंगे उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एटलीस्ट आप अपने रिसर्च वर्क का टॉपिक को आसानी से आप चूज कर सकें, सिलेक्ट कर सकें और इसको सिलेक्ट करने के जो तरीके हैं, ठीक है, टेक्निक्स है, वो आपको आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टॉपिक के सिलेक्शन के बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट थीसिस के या प्रोजेक्ट के या थीसिस के जब आप चैप्टर्स डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो उन चैप्टर्स के अंदर उन चैप्टर्स को किस तरह से डिजाइन करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है और जो चीजें लिखते हैं उनके पीछे क्या मकसद है, उसके टेक्निक्स क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो सब चीजें आ जाएंगी और इसके बाद जो सबसे अहम चीज इन कोर्स वर्क को अटेंड करने के बाद कि एटलीस्ट आप कुछ एटलीस्ट 3 से 4 या 5 जो आपके जो फार्मूले हैं, ठीक है ना, या जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं उनको एलिब्रेट करना आप लोग सीख सकें, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये इसका मकासद है और जो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है और हम इसको कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट प्रपोजल को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक की सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को चलाते हैं, कुछ स्टूडेंट अपने प्रपोजल को पहले करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर इस तरह से इस सिलेबस को तरतीब देंगे कि दोनों को फायदा होगा, ठीक है। तो मुख्तरन ये है कि आपको हम ये सिखाएंगे कि आप टॉपिक जैसे आप लेके चलते ना सर, ये टॉपिक अच्छा होगा, ये टॉपिक गलत है या सही है। तो सम टाइम में देखता हूँ कि जब टॉपिक लेके स्टूडेंट आते हैं तो मुझे उसी वक्त ही पता चल जाता है कि इनके अंदर अभी तक वो नॉलेज नहीं आई है, क्योंकि टॉपिक टॉपिक आप सिलेक्ट करने के उस वक्त काबिल होंगे जब एक मिस्त्री, जैसे कि उसकी मिसाल में मिस्त्री की तरह दूंगा कि वो जब वो नक्शा जमीन पे तब वो बनाता है जमीन मकान के लिए, उसके जब उसके जहन में पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अच्छा मैं ये किचन के लिए, ये वॉशरूम के लिए ये इधर से दीवार बनाऊंगा तो बाद में छत का वजन तो नहीं आएगा, इसकी लुक कैसे होगी, किचन से मेहमान खाना जाने के लिए रास्ता कौन सा, ये सब चीजें उसके जहन में होती है, तब जाके वो कामयाब होता है अच्छा नक्शा बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक, हम तो कहते हैं टॉपिक शुरुआत होती है, मैं तो कहता हूँ टॉपिक की तो बाद में बात आती है, पहले तो हमें रिसर्च का जो थीम है, इसका एक प्रोसेस है, उसको जहन में रखना बहुत लाजमी है। बट अफसोस की बात यह है कि क्योंकि हमारे पास मटेरियल मौजूद है, वो कि टीचर्स भी हैं हमारे पास, गूगल पे बहुत सारे मटेरियल है, यूट्यूब पे, बट हमारे जो इस लोकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था जैसे टॉपिक के, जैसे यही एक लेक्चर होगा इसके ऊपर, टॉपिक की खसूसियात क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अगर आप कोई चीज़ें मेंशन करते हो तो उसके अंदर क्या क्या होती है और उसके उस टॉपिक के असरात आखिर तक कैसे मतलब चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात है। दूसरा उसके बाद जैसे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को हम बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते हैं, उसको कोई अहमियत ही नहीं देता, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट ही आपका अहम चीज होता है।
जो कि आप कहीं रिसर्च वर्क के लिए या आपके रिसर्च को कहीं पे इवेल्युएट किया जाता तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को ही देखा जाता। तो इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर एक लेक्चर होगा जिसमें उसकी जो पार्ट्स क्या है, उसके अंदर खूबियाँ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका पोर्टफोल क्या है और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह से डिजाइन करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम होगा। देन उसके बाद फिर हमारा चैप्टर 1 से लेके एंड चैप्टर तक, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन से लेके एंड कंक्लूजन तक जितने भी सम टाइम 5 चैप्टर होते हैं, सम टाइम 7 चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उस चैप्टर्स के अंदर क्या चीजें डिस्कस करेंगे, हम चैप्टर 1 का एग्जांपल लेते हैं। चैप्टर 1 इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें टेक्निकल मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट, तो क्योंकि वो आपके कुछ ऐसे ब्लंडर्स होते हैं कि जो उसके बाद आपके आगे काम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वही उसी वक्त रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 के अंदर जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, इनके आपस में एक ताल्लुक है, ठीक है, वो हमें उस चीज का पता नहीं होता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर उसके 3 पार्ट होते हैं जो बहुत लाजमी होते हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं और बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे होते हैं। और देन फिर चैप्टर 1 में जो हम वेरिएबल की डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, चैप्टर 2 में भी वेरिएबल की डिस्कशन करते हैं, वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यहाँ अब फर्क है कि वहाँ किस अंदाज में डिस्कस करना, यहाँ किस अंदाज में डिस्कस करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। इसी तरह चैप्टर 2 में चैप्टर 2 की शुरुआत कैसे करनी है, वहां पर आपने चैप्टर 2 के अंदर आपके टॉपिक का चैप्टर 2 के अंदर से क्या ताल्लुक है, उसके साथ क्या ताल्लुक, आपने किस वेरिएबल को पहले कब डिस्कस करना, थ्योरी का क्या मतलब होता है, थ्योरी लिखना क्यों जरूरी है, देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, राइट। देन उसके बाद मेथोडोलॉजी पे ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद सबसे जो अहम चीज जो है आपके जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, कॉन्वेक अल्फा है और इसी तरह आपको कोरिलेशन है, ऐसी चीजें होती है, इनका मतलब क्या है, इसका फलसफा क्या है, ठीक है, ये क्यों टेस्ट मतलब लगाया जाता है, इसका क्या मतलब, ये टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह हम इस कोर्स को आप तकमील तक लेके चलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हर चैप्टर को देखना है, ठीक है। जब आप एक चैप्टर स्किप करेंगे तो फिर आगे समझना मुश्किल है। और स्टूडेंट चीजें आप याद रखें क्योंकि वक्त तेजी से चेंज होता जा रहा है, दुनिया सब चीजें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रही है। अभी आप भूल जाएं कि आप कि टीचर ऐसे ही आपको मार्क्स देंगे, हम उनके साथ अच्छा ताल्लुकात रखेंगे तो वो तो देंगे, लेकिन बाद में वही मार्क्स बगैर पढ़ाई के, बगैर समझ के, बगैर नॉलेज के जब आप किसी इंटरव्यू पैनल में जाएंगे बड़े बड़े 4 GPA के साथ, फिर वही चीज आपके लिए मसला बन जाएगी। तो इसलिए जरा चीजों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हमारे इदारे के साथ, ये आपका इदारा है, ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स यहाँ पर लेक्चर देते हैं। इंशाल्लाह ये जो वायरस का जो प्रॉब्लम है जो खत्म होगा तो दुनिया भर से जो मेरे फ्रेंड डॉक्टर्स है वो आ जाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह हम अपने जो एजुकेशन का जो है मयार, इसको हम अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। और ऐसे छोटे छोटे इश्यूज तो नहीं है, रिसर्च वर्क, रिसर्च एक बहुत, मैं तो कहता हूँ बाहर के ममालिक में रिसर्च को एक इंतहाई मुकद्दस चीज समझा जाता है। वो यही कहते हैं कि अगर हम इस रिसर्च वर्क में लोगों का साथ दें या रिसर्च वर्क सही करें तो कल कल हमें इस दुनिया में जीने का हमें फायदा सही तरीके से होगा। दवाई जो मिलेगी वो सही मिलेगी, खुराक मिलेगा वो सही मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा वो सही मिलेगा, और उसको इस्तेमाल करने वाले जो हमारे बच्चे होंगे वो भी सही होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन बाद में की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे और इन लेक्चर्स में आप लोगों ने जरूर पार्टिसिपेट करना है। स्पेशली मेरे MS के स्टूडेंट है, PhD के स्टूडेंट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हकीकत पसंदाना रवैये की तरफ आ जाए और माशाल्लाह से आप लोग मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर इस में फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अलावा और भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने की वजह से
آپ لوگ مسائل کا شکار ہیں، اپنے سپروائزر سے آپ ان کا ایکسیس نہیں ہے، تو آپ لوگ آسانی سے ان میٹیریل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ.